हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोगों ने उसमें उसका डेरिवेशन पढ़ा था एंड देन उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाकर दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? सोचिए तो, ऐसी रिएक्शन, देखिए मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, द रिएक्शन whose rate is independent of the reactant concentration, बराबर है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उस रिएक्शन को आप लोग कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इसका डेरिवेशन डिराइव करना है तो कंसीडर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं, कंसीडर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन लेते हैं हम लोग, ए गिव्स प्रोडक्ट एंड हम लोग मानते हैं कि ये रिएक्शन कैसे दिख रही है, ज़ीरो ऑर्डर हम लोगों ने अज्यूम किया है। तो ज़ीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन बना के दिखाइए, रेट लॉ बना के दिखाइए। इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बना सकते हैं? द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज, कैसे दे सकते हो आप लोग? हमें एक चीज़ पता है गाइस कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होता है, बराबर है, विच इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। मीन्स आपके पास इक्वेशन आ गया माइनस डी बाई डी टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के। सपोज करिए मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या हम लोग इसे रीअरेंज नहीं कर सकते? सोचिए ज़रा। तो ऑन रीअरेंजिंग इसे मैं इस फॉर्म में ला सकता हूँ क्या? d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हाँ बिल्कुल ला सकते। ये देखिए ऐसा आ गया। सपोज करिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 ये क्या हो गया? डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलता है, ऐसा डेफिनेशन में पढ़ा। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विथ प्रॉपर लिमिट्स, दैट इज इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बिटवीन द लिमिट्स। कौन कौन से लिमिट्स आप लोग अप्लाई करेंगे? सोचिए तो ज़रा। तो हम लोग a के लिए यूज़ करेंगे a0 कब? एट t इज इक्वल टू 0 एंड a के लिए यूज़ करोगे at कब? एट t इज इक्वल टू t, ठीक है। तो करिए इंटीग्रेट, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ a0 टू at d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 टू t dt बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा at माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस के टी। सपोज करते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसे हम लोग अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो क्या ये ऐसे नहीं हो सकता गाइज? at इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0 हो सकता है। इसे इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। या फिर मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखिए इस इक्वेशन को a0 माइनस at इज इक्वल टू के टी, और k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो t यहाँ पर आएगा, दैट इज a0 माइनस at डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। सपोज करिए हम इसे इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? देन इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट ऑफ के की तरफ, दैट इज यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होता है? तो पहले तो आप लोगों को के का इक्वेशन दिखाना पड़ेगा, राइट।
यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता है, ऐसे मैं मानता हूँ। के का मतलब रेट कांस्टेंट, टी का मतलब टाइम, A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड AT का मतलब क्या होता है गाइस, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट रिमेन्स आफ्टर टाइम T। ना यूनिट निकालना है तो क्या लिखेंगे, पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज क्या होता है, तो सर K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन क्या होता है T। चलिए सबके यूनिट्स को पुट कर दीजिए, ये कॉन्सेंट्रेशन ये भी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का यूनिट कॉमन हो जाएगा, क्या है मोल पर dm³ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और इसे हम ऐसे नहीं बना सकते क्या, मोल पर लीटर पर टाइम। गाइस एक चीज़ याद रखिए, इसे आप लोग ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार न्यूमेरिकल में पूरा मोल पर dm³ नहीं होता, उसकी जगह पर कैपिटल M आप लोगों को दिख जाता है। तो K का यूनिट आप लोगों के पास आ गया मोल पर dm³ पर टाइम। मतलब देखिए यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम बन गया, एंड ये किसका यूनिट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का। मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वही यूनिट आप लोगों को K का मिलता है, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। है ये गाइस क्लियर। अब पढ़ते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है कि हाफ लाइफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ, एंड हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको पता है। क्या होता है हाफ लाइफ, तो सर रिएक्शन के कोर्स में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है पहले वो बताइए, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट इज K इज इक्वल टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाय T होता है, वेयर A0 क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, AT क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिमेन्स आफ्टर टाइम T, T इज टाइम एंड K इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। नाउ हाफ लाइफ की कंडीशन अप्लाई करिए, एट T इज इक्वल टू T हाफ, जब टाइम आधा हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट रिमेन्स आफ्टर टाइम T, ये A0 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सो देयरफॉर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, दैट इज A0 माइनस A0 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय T हाफ, दैट इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ T हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर T हाफ क्या आ जाएगा, दैट इज concentration of A at initial time divided by twice of K। ये बन गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ साबित कर होती है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ पीरियड है इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A। देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है। वही अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा है, A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। गाइस ये ऐसा नहीं होता क्या,
80 माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT, बिल्कुल होता है। सो देयरफॉर AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के बारे में सोचिए गाइस, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया, मतलब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन गया। तो जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे किसके खिलाफ, दैट इज AT वर्सेस T, बराबर है। तो हमें दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन स्लोप कैसा है, निगेटिव है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस K हो जाएगा, बराबर है। एंड K इज इक्वल टू माइनस ऑफ द स्लोप। एंड यहाँ पर सपोज ये y एक्सिस अगर है, ठीक है, ये x एक्सिस, तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, A0 की वैल्यू हो जाएगी। है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। देन इसके बाद चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से होंगे। पहला एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करा के देता हूँ कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसी है। पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया डिकम्पोज होता है तो N2 एंड H2 मिलता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जांपल देते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। गाइस ये लाफिंग गैस है, इसी को आप लोग लाफिंग गैस कहते हो। ये आपको देता है नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तीसरा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ द PH3। इस कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फिन, बहुत ज़्यादा जहरीला कंपाउंड होता है। इसे जब डिकम्पोज करते हैं हम लोग, दैट इज ये आपको देता है P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल एंड 6 ऑफ H2 गैस। अब ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन हैं ये हम लोग कैरी आउट करते हैं फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट के साथ। आप लोग यूज़ कर सकते हो प्लैटिनम, ठीक है, कई बार टंगस्टन मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल भी होता है। तो ये रिएक्शन जो है ये अब जीरो ऑर्डर की होगी, कैसे साबित करके दिखाते हैं। सपोज करिए ये कंटेनर है और मैंने इसमें ढेर सारा अमोनिया लिया, तो अमोनिया के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। अमोनिया का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन इस कंटेनर के अंदर आ गया एंड हमने कहा कि प्लैटिनम के सामने ये रिएक्शन होगी, तो ये प्लैटिनम का पाउडर। अब इसे जूम करिए, सपोज ये है प्लैटिनम, तो ये हो गया इसका सरफेस। गाइस रिएक्शन कहाँ पे होती है, कंटेनर में नहीं, रिएक्शन होती है प्लैटिनम के सरफेस पे। तो प्लैटिनम का सरफेस एरिया काफ़ी छोटा है, यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल जब जाएगा, अढेर हो जाएगा, तो कुछ देर के बाद रिएक्शन होगी एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, अलग। अब रिएक्शन कहाँ पर हुई, प्लैटिनम के सरफेस पे। तो प्लैटिनम के सरफेस पे जितना अमोनिया मॉलिक्यूल गया उसके कारण इस पूरे कंटेनर में अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। एंड देयरफॉर हम लोग ये मानते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स क्या, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसा डिकम्पोजिशन अमोनिया का होता है वही हाल लाफिंग गैस का भी होता है एंड वही हाल फॉस्फिन का भी होता है। तो ये है एग्जांपल्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल छोटा सा टॉपिक होता है। इसके ऊपर कई बार आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बताइए, और उसको एक्सप्लेन करके उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखिए सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब सर फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ क्या होता है देखते हैं। द रिएक्शन विच लुक्स लाइक a higher order reaction but under certain conditions behave as a first order reaction
is called as pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. देखिए, ऐसी रिएक्शन जो दिखने में हायर ऑर्डर की होती है, इनफैक्ट सेकेंड ऑर्डर की होती है, बट अंडर सर्टन कंडीशन इट बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट ये कंपाउंड होता है गाइस, दिस इज मिथाइल एसीटेट। एंड जब इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग कैरी आउट कराते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिटिक एसिड प्लस CH3OH, देखिए मिथेनॉल। नाउ इस रिएक्शन को देखकर अगर हम लोग इसका रेट लॉ बनाते हैं तो ये क्या दिखता है? रेट इज इक्वल टू K, मैं यहाँ के डैश यूज करता हूँ, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। देखिए, दिखने से लगता है कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होनी चाहिए क्योंकि ऑर्डर मतलब इन एक्सपोनेंट्स का सम, तो 1 + 1 2 हो गया। बट ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैरी आउट करते समय क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस। ज़्यादा पानी होने के कारण पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O ये बन जाता है कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू K डबल डैश। सो देयरफॉर ये बनेगा रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू K डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट, बनेगा ये ऐसे, ठीक है। वेयर इसे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOCH3। क्यों? क्योंकि K डैश इंटू K डबल डैश का मतलब होता है K। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, इस रेट लॉ से क्या पता चलता है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। दिखने में क्या थी? सेकेंड ऑर्डर की। बिहेव कैसे कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कह देंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इसका दूसरा एग्जांपल भी होता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस लगाते हो तो ये देता है 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 एंड दूसरा C6H12O6। अगर आप लोग इसे ग्लूकोज कहते हो तो ये क्या हो जाएगा गाइस? फ्रुक्टोज हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रुक्टोज। तो इसके लिए भी जरा सोचिए, यही कंडीशन आती है या नहीं आती? देखने से आप लोगों को रेट लॉ क्या दिखता है? तो K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। बट जैसा हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में कहा था कि रिएक्शन कैरी आउट करते समय पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, वैसे यहाँ पर भी होता है। एंड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बिकम्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज K डबल डैश। सो देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा? K डैश इंटू K डबल डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11। देखिए रिएक्शन कैसे बिहेव कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर के समान बिहेव कर रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो दिखने में हायर ऑर्डर की दिखती है, इनफैक्ट सेकेंड की दिखती है, लेकिन बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के समान, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ऑफ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बहुत इजी भी होता है, सिंपल कंसेप्ट है ये। कोलिजन थ्योरी ऑफ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या? जिसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है। नाउ दो रिएक्टेंट्स आपस में जब रिएक्ट होंगे तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। हाँ सर, ऐसा लिखा है। सो सपोज करिए मेरे पास ये एक रिएक्टेंट है एक कंटेनर में, ये दूसरा रिएक्टेंट है दूसरे कंटेनर में, क्या ये रिएक्शन होगी? कभी नहीं। रिएक्शन होने के लिए
इन दोनों को आपस में कोलाइड होना ज़रूरी होता है, बराबर है। इसीलिए बायोमोलिकुलर थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन कैरी आउट कराने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलिजन हो गया या मॉलिक्यूल्स को पास में ला लिया तो रिएक्शन होगी, नहीं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें पहली जो रिक्वायरमेंट होती है ये होती है कोलिजन। इसका कहना ये है कि जब भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन कराना चाहते हो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर कोलाइड्स होने चाहिए। अब देखिए ये दोनों कोलाइड हो सकते हैं, बराबर है। तो इसका मतलब ये कि जब भी रिएक्शन हम लोग कैरी आउट कराना चाहे तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ कोलिजन के होने से रिएक्शन हो जाएगी? सोचिए, मुझे इन दोनों हाथों को मिलाकर ताली बजानी है। अज्यूम करिए ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, ताली बजी क्या? नहीं। अब बजी, मतलब सर कोलाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोलाइड कैसे होना चाहिए? तो प्रॉपर एनर्जी के साथ होना चाहिए। मीन्स कोलिजन अकेला क्राइटेरिया नहीं है जो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बताएगा। कोलिजन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर सिर्फ कोलिजन से रिएक्शन हो जाती तो रिएक्शन का जो रेट है वो नंबर ऑफ कोलिजन के बराबर बन जाता। एंड इसका मतलब ये कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे मॉलिकुलर कोलिजन बहुत ज़्यादा है उन रिएक्शन में रिएक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा होता, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है गाइस, राइट। सो देयरफॉर कोलिजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी है क्या? एक ही पॉइंट नहीं, और भी कुछ होना चाहिए, और उसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन, जिसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पता होता है। कैसे? देखिए, हमने कहा कि रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन करानी है तो कोलिजन होना चाहिए, हाँ, लेकिन सारे कोलिजन से ताली नहीं बजती, इससे बज गई। क्यों ऐसा हुआ? सोचिए, जब ये ऐसे कोलाइड हो रहे थे तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब ऐसे ताली बजी तो इसका मतलब ये कि इनके पास एनर्जी थी। तो जब कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलिजन होता है तो कोलिजन होते समय मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जिसके कारण वो रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो जो एनर्जी है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर मॉलिकुलर कोलिजन टू कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, उसे हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को एक और तरीके से डिफाइन करा सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये ग्राफ से पता चल जाएगा, आगे आएगा। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो सिर्फ कोलिजन से काम नहीं बना, उसमें क्या होना चाहिए? एक्टिवेशन भी होना चाहिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि इसमें कोई ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अब रिएक्शन होगी, ऐसे नहीं हुई, देखिए रिएक्शन हुई क्या? नहीं। अब हुई, मतलब कोलिजन होना चाहिए, हाँ है। काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, हाँ है। तीसरा क्या था? ओरिएंटेशन। ये ऐसे है तो एनर्जी कितनी भी रहे रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। तो तीसरा क्राइटेरिया जो होता है ये हम लोग दे सकते हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट होने वाले हैं उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कैसे? सपोज करिए कि हम लोग एक रिएक्शन अज्यूम करते हैं, दैट इज A प्लस बी सी, इट गिव्स AB प्लस C। अब ये रिएक्शन जब होगी तो A एंड BC ये दोनों आपस में कोलाइड होने के दो चांस हो सकते हैं। पहला चांस, सपोज करिए दिस इज A एंड दिस इज BC, ये B है ये C है। देखिए A और B आपस में टकराएंगे, बॉन्ड बन सकता है, दिस इज ABC अलग हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैंने इसे A कहा एंड BC को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये है C और इस साइड में हो गया B। देखिए A और C के बीच में हमें बॉन्ड चाहिए क्या? नहीं। तो ऐसे केस में रिएक्शन होगी क्या लगता है आपको? नहीं, ये A अलग हो जाएगा एंड
C एंड ये B अलग है। मतलब यहाँ पर रिएक्शन हुई, क्यों हुई? क्योंकि A और B आमने सामने आ गए। यहाँ पर A और B आमने सामने आए क्या? नहीं है। तो रिएक्शन को कराने के लिए कोलिजन चाहिए, हाँ। देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, हाँ। और तीसरा क्या चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कि सर रिएक्टेंट के वेसल में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें से बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपस में कोलाइड्स होंगे, सफिशिएंट एनर्जी के साथ होंगे, एंड देन प्रॉपर ओरिएंटेशन भी आना चाहिए। तो करोड़ों मॉलिक्यूल में से कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं जो रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट में जा सकते हैं, बराबर है। मतलब ये कि वहाँ पर एनर्जी का बैरियर है, हाँ। चौथी रिक्वायरमेंट जो हम लोग देते हैं उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। कैसे? सोचिए जरा, ये जो रिएक्शन हमने अज्यूम की है दैट इज A प्लस B C, इट गिव्स A B प्लस C। ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होती। A एंड B इनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है एंड B एंड C के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। तो एक ऐसी स्टेट पहले आती है जहाँ पर बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है और ये बॉन्ड टूटते हुए दिख रहा है। इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी एज अ ट्रांजिशन स्टेट, बराबर है। एंड ये ट्रांजिशन स्टेट फिर चाहे तो प्रोडक्ट देगा या फिर वापस रिएक्टेंट में जा सकता है गाइज। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, बराबर है। एंड देयरफॉर जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, देखा होगा आप लोगों ने कभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सपोज करिए यहाँ पे रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो आप लोग सोचिए यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी एंड प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H। बट ये जो डिफरेंस है ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास कोलिजन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो वो फ्रैक्शन काफ़ी कम होगा। मतलब पूरे मॉलिक्यूल में से कुछ ऐसा फ्रैक्शन है जो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो रिएक्शन का रेट 1 करोड़ टाइम्स हो जाएगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं ऑरेनियस इक्वेशन की तरफ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को एक चीज़ पता है गाइस कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बराबर है, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ता है। लेकिन क्या रिएक्शन का रेट एंड टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है? तो नहीं होता। नहीं, रिएक्शन का रेट एंड टेम्परेचर इसके बीच में रिलेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इसके बीच में रिलेशन होता है क्या? नहीं। तो अरेनियस ने स्टडी किया कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ वैरी होता है। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ वैरी होता है, ये उन्होंने साबित करके दिया अपने इक्वेशन से। उन्होंने एक इक्वेशन बनाया दैट इज K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये जो इक्वेशन होता है इसे हम लोग अरेनियस इक्वेशन कहते हैं, वेयर K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, A का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसे हम लोग नाम देते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देन EA पता है आप लोगों को क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या होता है गाइस? तो मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है, मोलर गैस कांस्टेंट, और यू कैन से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T इट इज ऑब्वियसली टेम्परेचर, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस में? केल्विन में ही लेना होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन।
नाउ यहाँ पर K एंड A इन दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है सेम। इन दोनों का यूनिट क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। ना यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, बाय टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब हम लोग दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो इक्वेशन ऐसे बन जाता है पहले ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। नाउ इससे हम लोग चेंज कराते हैं, दैट इज चेंजिंग टू log टू द बेस 10। तो ये इक्वेशन ऐसे बन के आता है गाइस, दैट इज log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/t लिख सकते हैं। देखिए हो सकता है ऐसे, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन है इसे मैं चेंज करता हूँ, दैट इज log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू 1/t प्लस log ऑफ a। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब इस इक्वेशन को सोचिए, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर हो रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो रहा है। मतलब ये कि जब आप लोग ग्राफ को प्लॉट करोगे किसके बीच में, तो log ऑफ के एक एक्सिस पे है, ठीक है। जब हम लोग प्लॉट करेंगे log ऑफ के वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, 1/t का, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन स्लोप कैसा है? निगेटिव, मतलब ऐसा है। तो इसका जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो माइनस EA अपॉन 2.303 R आ रहा है। यहाँ से आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। एंड ये जो इंटरसेप्ट है इस एक्सिस पे, चलिए y मानते हैं, इसे मानते हैं x, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया गाइस? A0। अब मैंने कहा था कि अरेनियस हमें ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। साबित करके दिखाओ सर। ठीक है, साबित करके दिखाते हैं। सोचिए जरा, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो EA अपॉन RT घटता है। देखिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इसका आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब माइनस EA बाय RT बढ़ता है, बराबर ना। माइनस EA बाय RT क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नाउ माइनस EA बाय RT बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, एंड K बढ़ेगा तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, बराबर है। सो देयरफॉर अरेनियस भाई साहब ने साबित कर दिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट, इतना जो आंसर है। अरेनियस इक्वेशन ये है, ये इसके अंदर के टर्म्स है, लेकिन जब कहेगा कि साबित करके दो ग्राफिकली, या फिर ये साबित करके दो कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बढ़ सकता है, तो आप लोगों को ये सारा मटेरियल उसमें ऐड करना पड़ेगा।